सर नहीं दिख रहा है अपडेट पहला। सेम प्रॉब्लम। नहीं नहीं, प्रॉब्लम देखो, अगर सब लोग ओपन कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम ही होगा। अगर कोई ओपन नहीं कर पाएगा देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मॉक टेस्ट और इन एप्लीकेशन। एक मिनट देख लेता हूँ। ये मान लीजिए अपना कोर्स है, इसको मैंने ओपन किया। ये टेस्ट है। टेस्ट में आप जाएंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट जो है। ओके, इसमें आपने ओपन किया इसको। पीडीएफ जो है, पीडीएफ सेक्शन में क्लिक करेंगे। तीन पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। थर्ड वाला इसको ओपन करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा मेरा? जागृति? हाँ जी। ठीक है। ये वाला ओपन करना है, ये वाला डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, इसको देख लेते हैं। ये जैसे ओपन हो गया पीडीएफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। ओके। ठीक है, मैं इसको ओपन कर दूंगा डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है, मैं क्लास के बाद जो है मैं इसको इनेबल कर दूंगा, सो यू गाइस कैन डाउनलोड दिस मॉक टेस्ट आल्सो। ठीक है। अदर देन दिस आई थिंक और बाकी तो मॉक टेस्ट ओपन हो रहे हैं ना, जैसे ये वाला जो मॉक टेस्ट था, ये जो भी मैंने अपलोड किया है लास्ट में होगा। यूनिट 3, इम्पोर्टेंट नहीं, फुल यूनिट 3 ऑल पीवाईक्यू, ये वाला है। इसको इसमें 80 क्वेश्चन। सर पीवाईक्यू अपडेट मेरे में ओनली एक क्वेश्चन हो रहा है। नहीं नहीं, अभी मैंने दोबारा अपलोड किया हुआ है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट करिए सभी लोग। जी हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जागृति प्लीज म्यूट। आइवरन, आप अभी मैंने कल ही अपलोड किया है मॉक टेस्ट, उसको आपने ओपन किया? यस सर, मैं अभी लाइव भी देखा तो मेरे हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। केवल वही नहीं हो रहा है कि बाकी सब कोई भी नहीं हो रहा है? ओनली यूनिट PYQ 3 का। आप एक बार लॉग आउट कर लीजिए, दोबारा लॉग इन मैं सर करिए। कैमरा खोल के दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, ऐसा थोड़ी सर कि मान नहीं। ठीक है। ठीक है। देखो यार, अगर ओपन नहीं हो रहा, बाकी लोग ओपन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद वो आपके मोबाइल साइड से ही या कुछ। थोड़ी देर अभी काम करिए ना, उसको लॉग आउट कर लीजिए, एक बार अपडेट करिए। अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपके अंदर, तो एक बार अपडेट करिए ऐप, फिर ओपन करना, है ना। यस सर, ट्राई कर लूंगा, ये भी ट्राई कर लूंगा। एक बार करना ट्राई, दोबारा चेक करना, क्योंकि अगर सभी को प्रॉब्लम होती हाँ तो मैं। ऑडिबल है सर। हाँ जी। आप लोग म्यूट करके रखिए ना, मैं भूला हुआ कितनी बार। ठीक है। चलिए हम लोग वापस आते हैं क्लास पे। कहाँ गया? ठीक है। ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग दिसंबर के क्वेश्चन, जो दिसंबर एग्जाम में आए थे। जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक वी हैव डिस्कस। सर इंटरनेट स्लो है, होता है तब भी एप्स वर्क नहीं करता है, तो कोर्स अगर इंटरनेट स्लो होगा तो कैसे वर्क करेगा? मोबाइल के अंदर बहुत सारे जो एप्लीकेशन ओपन करके रखते हैं ना, बहुत सारे, उनको हटा दिया करिए, साइड से स्लाइड करके। कर उससे भी मोबाइल की जो है स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यूनिट 3 तक मॉक टेस्ट अपडेट हुआ है, बाकी नहीं। सी बाकी नहीं हुआ है, मैंने नहीं बोला, मैंने केवल बोला यूनिट 3 का मैंने अपलोड किया है दोबारा। ओके। मैंने आपको बोला हुआ था सर, बनी के क्वेश्चन शेयर करिए ग्रुप के अंदर, क्या है।
सर जो ग्रुप में क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लीजिए, और कल मैंने बताया हुआ था आपको, ग्रुप वाला जो क्वेश्चन आप भेजे थे कौन से में। कंट्रोल ग्रुप एंड दी स्टडी सी, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसी का पार्ट है वो क्लास में, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब पूरे जितने भी वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दे विल बी हाँ डिस्कस। सर वो एक्चुअली, हाँ सर वो कुछ मेजर और एक में था क्वांटिफाई, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मतलब। तो वो थोड़ा सा आप थोड़ा समझा देंगे तो मेरे को, मतलब वो ऑप्शन डी भी सही लग रहा था, इसलिए क्लास में जब आप कर देंगे तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। और क्या कौन सा क्वेश्चन है? और जो क्लास क्वेश्चन भेजा हुआ है, देखो यूनिट 5 के जो क्वेश्चन आप भेजेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन और है, फिलोसफिकल एंड द मेथोलॉजिकल अप्रोच इन करेंट सीक्वेंस, ये तो क्वेश्चन आज ही डिस्कस होगा। ठीक है, ये तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है इंडिविजुअल सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड, उसका आंसर मैंने दिया था कि वो मॉक टेस्ट के में गलत मार्क है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, उसमें सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, एनालॉगीज हैज बीन यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट एनालॉजी यूज करके आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए। सो दैट इज फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज। ठीक है, ये हो गया। सर्वनी आपका ही क्वेश्चन था ये, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। बाकी वेरिएबल वाला है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, ये जून के क्वेश्चन है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप में शेयर किया था किसी ने, मानव ने, आई थिंक, राइट। सो हम लोग अभी देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका। ऑन्टोलॉजी, थियोरेटिकल ओरिएंटेशन, एपिस्टेमोलॉजी, रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च अप्रोच। बोलिए क्या आंसर होगा। कनिका सी, राजश्री सी, एवरन सी, वन, मानव, नो आइडिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ अप्रोच दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। ओके, दार्शनिक एंड पद्धतिगत दृष्टिकोणों को सही क्रम में लगाना है। ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज ये रियलिटी। ओके, डिजाइन तो सर लास्ट में ही आएगा। हाँ बिल्कुल, लास्ट में आएगा। तो इससे तो आपने आंसर निकाल लिया, है ना। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है पांचों के बारे में, देन एटलीस्ट यू नो कि इन सब मतलब एक तुक्का ही है। जैसे मान लो नहीं पता कुछ, तो एटलीस्ट तुक्का मारेंगे तो ऐसे करके देख सकते हैं कि अप्रोच पहले आएगा, डिजाइन आएगा, देन ऑप्शन नंबर जो है डी, जो लास्ट में आएगा। एक एक करके देखते हैं। पहले ये लिखा है इसमें ऑन्टियोलॉजी, दूसरा है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन। देखो सबसे पहले आता है आपका थियोरेटिकल ओरिएंटेशन, बी। थियोरेटिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम किसी भी चीज को, किसी फिनोमेना को, किसी इशू को एक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे आप जब रिसर्च करते हैं तो आप कोई भी टॉपिक पे स्टडी करते हैं, तो उसको लेकर के आप पहले एक थ्योरी डेवलप करते हैं, मतलब कोई थ्योरी पहले से होती है, उसको आप लेते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं थियोरिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए सोशोलॉजी से आप कोई टॉपिक चूज किया आपने, ठीक है,
अब उसको लेकर के जो भी थ्योरी अवेलेबल होगी उसका आप सहारा लेंगे, मतलब वो जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होगा उस थ्योरी पे बेस्ड होगा। So, जो आपका पर्सपेक्टिव होगा, जो लेंस होगा पूरे इश्यू को देखने का, आपका उस थ्योरी के माध्यम से आप उसको देखें। नहीं नहीं, हाइपोथेसिस नहीं होता है, थ्योरी विच इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर देखना है यूथ होमलेसनेस। ठीक है, अब इस इशू को देखने के लिए आपको स्टडी करना है, जैसे सोशल वर्कर आप स्टडी करने जाते हैं तो क्या करेंगे आप, उसके रिगार्डिंग पहले आप थ्योरी देखेंगे। कौन सी थ्योरी हो सकती है जो कि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है। तो आपने पढ़ी है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, कि जैसे कोई पर्सन है उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है उसको लेकर के देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोशल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, और पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, इस सिस्टम थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सिस्टम थ्योरी ये क्या है, आपका एक लेंस है जिसके हिसाब से आप इस इशू को देख रहे हैं, या इस परस्पेक्टिव से आप यूथ होमलेसनेस को देख रहे हैं, या कोई भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए ड्रग ड्रग को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई थ्योरी जो कि आप रिलेट कर पाए उस इशू से, उस फिनोमेना से जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी हो गया, या और कोई बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो कि किसी इशू को या किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है। तो हम वहाँ पर अपनी थ्योरी को यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जिस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, वही थ्योरी यूज करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर जो सिस्टम थ्योरी होगी वो क्या होगी, जस्ट एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल सिस्टम थ्योरी, ये आपका हो गया थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एज ए सोशल वर्कर आप स्टडी करना चाहते हैं, यू वांट टू जस्ट स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ होमलेसनेस विद इन एनी कम्युनिटी, या कोई यूथ मान लीजिए कोई कम्युनिटी है उसके अंदर, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए टॉपिक है आपका। अब इसको आपने देखा टॉपिक आपका रिलेटेड है होमलेसनेस को लेकर के कम्युनिटी के अंदर। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं प्रॉब्लम को थ्योरी के अकॉर्डिंग रखना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ये इशू है आपका, एक फिनोमेना, इसको आप स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे एक थ्योरी आप बिल्डअप करेंगे लिटरेचर रिव्यू से, ये थ्योरी है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे होमलेसनेस है, तो अपने आप में इसको अगर वो समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके लिए, जैसे कि पॉवर्टी है, ये भी रीजन हो सकता है। ओके, या मान लीजिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी एक रीजन हो सकता है, फैक्टर हो सकता है होमलेसनेस के लिए। या मान लीजिए हाउसिंग, घर नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो बाय द यूजिंग द थ्योरी ऑफ सिस्टम थ्योरी, इसके माध्यम से ये सभी के सभी फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स जो है उसके आसपास की सराउंडिंग होती है, वो उसको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। तो सिस्टम थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कम्युनिटी के अंदर जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं होमलेसनेस को, उनके पीछे जो कारण है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। उसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक थ्योरी यूज करते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जिसका ऑलरेडी स्टडी हो चुका है। तो ये हो गया आपका सिस्टम थ्योरी, यहाँ पर मैंने बताया एज ए थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। अब दूसरा है यहाँ पर ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपने मल्टीपल फैक्टर्स देखे, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको आपको समझा, आपको अंडरस्टैंड किया। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो रियलिटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं बेस्ड ऑन द चूजन थ्योरी, इस थ्योरी के आधार पर आपने रियलिटी को अंडरस्टैंड किया। रियलिटी किस चीज की, इस फिनोमेना की। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने थ्योरी यूज की, और उसके माध्यम आपने उस रियलिटी को अंडरस्टैंड किया, समझा, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्टोलॉजी। समझ में आ रहा है? So through the ontology, you try to define the understanding of the reality based on the theoretical framework, जो आपका थ्योरी है बेसिकली, जो आपकी थ्योरी है उसके माध्यम से आपने समझा, अंडरस्टैंड किया। जैसे कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि देर मल्टीपल फैक्टर्स, पॉवर्टी है, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग है, मेंटल हेल्थ इशू है, या मल्टी और भी रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, सोशल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। somehow we can say multiple factors।
तो उसके लिए आपने ऑन्टोलॉजी के माध्यम से उसको अंडरस्टैंड किया, जो रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, एपिस्टेमोलॉजी। ये क्या होता है बताइए, एनीवन, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? स्टडी ऑफ नॉलेज, हाँ स्टडी ऑफ नॉलेज बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं होमलेसनेस को, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो लोग अफेक्टेड है, ठीक है, उनको जानना, उनके पास उनके जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो जो परसीव कर रहे हैं, उसको समझना, उनकी सिचुएशन को समझना, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना, तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है। नॉलेज हमको मिल रही है, नॉलेज का मतलब यहाँ पर है कि एज वी आर स्टडिंग ऑल दोज द कम्युनिटी, दोज हु आर फेसिंग होमलेसनेस, तो वहाँ पर जो लोग अफेक्टेड हैं उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को, व जो वो परसीव कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उनकी सिचुएशन को जानना समझना, दैट इज कम अंडर द एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। उसके लिए आप अलग अलग तरीके से, जैसे क्वालिटेटिव डेटा हुआ, क्वांटिटेटिव डेटा हुआ, लोगों के एक्सपीरियंस जो है उनको आप नरेट करते हैं, या जो स्टैटिक्स होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या और भी कई इशू होते हैं उनके पास, उनका जो डेटा होता है गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट ऑफिस में, या आप जो फील्ड स्टडी से डेटा कलेक्ट करते हैं उससे आप समझ पाते हैं। ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, एपिस्टेमोलॉजी इसको बोलते हैं। तो पहले आपका आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी। तीन क्लियर है? बताइए। इसमें हम कैसे नॉलेज गेन करेंगे? नॉलेज का मतलब यहाँ पर है कि जैसा हमारा टॉपिक है, जिस इशू पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हम कैसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं लोगों से, कम्युनिटी मेंबर से, जो लोग वो इशू को फेस कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट नॉलेज। इसको हमको यूज करना है स्टडी में, फ्रॉम द डेटा वी कैन कलेक्ट। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आप मल्टीपल मेथड्स यूज करने वाले हैं, है ना, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। क्वालिटेटिव डेटा, मिक्स मेथड, या क्वांटिटेटिव डेटा, रिसर्च डिजाइन जो तैयार करेंगे आप, स्पेसिफिक रिसर्च प्लान जो बनाते हैं, जैसे केस स्टडी करना है, या सर्वे करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कई तरीके से। सो दीज आर द कम अंडर द रिसर्च डिजाइन। सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन केस स्टडी प्रोसेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, केस स्टडी को लेकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। So you should know what is case study, and which is not a technique that is used in the case study. इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा टेक्निक यूज नहीं करते। देखिए इंटरव्यू बिल्कुल करते हैं। इंटरव्यू का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, कोई केस स्टडी ले लीजिए, ठीक है। एक मान लीजिए कोई महिला सरपंच है, तो उस पे जो है उसने बहुत अच्छा काम किया अपने गांव में, अपने पंचायत के अंदर, और उस पे जो है आप एक केस स्टडी करना चाहते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो केस स्टडी मतलब होता है कि हम उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके वर्क के बारे में, उसने जो भी काम किया है, जैसे सरपंच, जैसे ग्राम प्रधान, वो क्या क्या एक्टिविटी किए हैं, इसके माध्यम से उसने जो है लोगों की हेल्प की है, सोसाइटी, कम्युनिटी की, अपने गाँव की, पंचायत में। तो उसको लेकर के आपने स्टडी करना है, जो केस स्टडी होगा, तो उसमें इंटरव्यू बिल्कुल होगा। इंटरव्यू का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे, या डायरेक्टली वही पर्सन जो है उसी से पूछेंगे, और उसके माध्यम से हम डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस पर्सन के बारे में। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर हम केस स्टडी में क्या होता है, कोई भी फिनोमेना है, कोई पर्सन है, या कोई ग्रुप है, कुछ भी चीज जिस पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी डीप स्टडी करते हैं।
डिटेल में स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से बातचीत करके डायरेक्टली उसी पर्सन से या बाकी लोगों से, तो ये तो होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि पर्सन को या इवेंट को ऑब्जर्व करना बिना किसी बायस, मतलब किसी प्रकार से जो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और उसको उसी रूप में जो है ऑब्जर्व करना, समझना, अंडरस्टैंड करना जैसा वो है। ठीक है, सो दैट कि जो हमारा डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, जो जैसा जैसा डेटा रहेगा वैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं डेटा को, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द रिसर्चर वन परसेप्शन। हमारा खुद का जो बायसनेस है, हमारा खुद का परसेप्शन है, उससे अलग होकर के हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा विद द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी सिग्निफिकेंट अदर्स। इसका मतलब हुआ कि बाकी के महत्वपूर्ण लोग, जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया था केस स्टडी का महिला सरपंच का, तो इनके साथ जो भी काम करते हैं, जैसे कि जो उप ग्राम प्रधान होता है, या बाकी के जो मेंबर होते हैं, या बाकी के गांव के कुछ लोग हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि जानकार हैं, इनके बारे में जानते हैं अच्छे से डिटेल में। सो दीज पीपल विल बी कंसिडर एज द सिग्निफिकेंट अदर्स, महत्वपूर्ण लोग जिससे डेटा कलेक्ट करना जरूरी होता है, सो दैट वी कैन डू दिस केस स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप डिस्कशन। देखिए, फोकस ग्रुप डिस्कशन की जरूरत होती नहीं वैसे, क्योंकि ये केस स्टडी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, तो बाकी ठीक है। इनमें किसी को डाउट तो नहीं केस स्टडी को लेकर के? केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी, डीप स्टडी अबाउट वन पर्टिकुलर फिनोमेना, या एनी पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। वो भी केस स्टडी होगी जहाँ पर होमोजेनिटी होती है। जैसे एक समूह है, एक मान लीजिए एसएचजी ग्रुप है, ओके, जहाँ पर 5 महिलाओं का समूह है, और अगर उनके द्वारा वो कोई अच्छा काम किया गया, उस पर कोई स्टडी हो रही है, केस स्टडी है, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है होमोजीनियस है, तो वो हमारे लिए एक हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगी, उस पर हम स्टडी कर सकते हैं, वो केस स्टडी कहलाएगी। ठीक है, तो ग्रुप, इंडिविजुअल्स, एनी पर्टिकुलर फिनोमेना, कोई इवेंट, कोई घटना, यहाँ पर हम केस स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे कल ही, तो इसका क्या आंसर होगा जो मैंने बताया था, R12। बताइए। मैंने बोला था कि जहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे, और सेकंड वाली बात कर रहे हैं, तो मतलब ए आएगा, ये मतलब एक्सेप्ट आएगा, जहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस को जो भी गलत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसको इसको याद रखना, इन केस अगर आपको भूल जाए कंसेप्ट, तो ये ट्रिक तो याद रहनी चाहिए। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, हम रिजेक्ट करते हैं ट्रू हाइपोथेसिस को, जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, और टाइप 2 में क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जो फॉल्स हाइपोथेसिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका क्या आंसर होगा? इसकी कुछ टर्म जो है हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, जैसे टाइप 1 एरर है, तो इससे आप आसानी से लगा सकते हैं इसका आंसर। इवन मे बी यू डोंट नो अबाउट द वैलिडिटी और सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग एरर, but you know what is type 1 error, then you can easily eliminate other option from this question. देखो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सी मार्क कर रहे हैं, डी मार्क कर रहे हैं। देखो, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पेयर होगा सेकंड के साथ। तो सेकंड के साथ पेयर होगा, मतलब आपकी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है,
द लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, बी, द डिग्री ऑफ एरर बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड द पैरामीटर, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी सैम्पलिंग एरर। सॉरी, कहाँ मार्क कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट फ्रॉम विच अ सैंपल इज सेलेक्टेड, दैट विल बी सैम्पलिंग फ्रेम। And the degree to which an instrument actually measure the concept and construct it in the intended to measure, मतलब इसको बोलते हैं वैलिडिटी, कि आपका कोई भी टूल जो आपने बनाया हुआ है और उसका जो काम है, जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया है, वही चीज को मेजर करेगा तो वही वो वैलिड कहलाएगा, अदरवाइज जो है इनवैलिड। इंस्ट्रूमेंट या टूल या कुछ भी जो आप तैयार कर रहे हैं उसको बोलेंगे कि वो इनवैलिड है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप कोई भी एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो क्वेश्चन का जो पर्पज होता है किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया। आप जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो डिप्रेशन से शिकार, आप स्टडी कर रहे हैं डिप्रेशन, ऐसे लोग जो कि डिप्रेस हैं, 50 सैंपल आपने लिए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसी आधार पर बनाएंगे कि डिप्रेशन को मेजर करें, उसको असेस करें। और अगर इन केस आपका जो क्वेश्चन है उसको असेस नहीं कर पा रहा है जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो आपका जो क्वेश्चन जो टूल है दैट इज नॉट वैलिड समहाउ, सो वी कैन से उसको बोलेंगे वैलिडिटी। तो ऑप्शन नंबर डी थर्ड के साथ पेयर हो जाएगा, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बायसनेस में क्या डिफरेंस होता है? सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है? पॉपुलेशन से सिलेक्ट करेंगे 100 आउट ऑफ 10। बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायसनेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिस्टमेटिकली फेवर में है किसी एक तरफ है, या उसमें से कुछ सर्टेन एलिमेंट, कुछ सैंपल्स पॉपुलेशन के एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, या प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। इस वजह से पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो सैंपल जो कि हमने लिए हैं, इसलिए उसमें बायसनेस आएगी। द काइंड ऑफ वी कैन से सिलेक्शन प्रोसेस में सिस्टमेटिकली फेवर रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ सैंपल्स एक्सक्लूड हो जाते हैं, या प्रोपोर्शन ठीक नहीं होता है जो कि हम ले रहे हैं सैंपल में पॉपुलेशन से, तो बायसनेस आती है। ठीक है, बायस इज द डिफेक्ट इन द रिसर्च प्रोसेस मेथोडोलॉजी और सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। एंड बायस में हम अपने हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और गलती कर लेते हैं कभी कभी, कि जैसे मान लीजिए आपने स्टडी करना है, आप स्टूडेंट का जो है किसी भी कॉलेज के अंदर जो है आप ये देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं कॉलेज में जो लाइब्रेरी उसको लेकर के। तो मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो वो तो उसमें आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका हो सकता है परसेप्शन अलग हो, उनका एक्सपीरियंस अलग हो, इससे आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, बदल सकता है। या मान लीजिए 50% मेल लेना था, 50% फीमेल लेना है, लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी मेल की ज़्यादा है तो आपने 70% मेल ले लिए और 30% फीमेल ले लिए, तो ये अपने आप में प्रोपोर्शन जो आपको चाहिए था वो आपने नहीं लिया, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर बैचनेस है। ठीक है, तो ऐसे भी बैचनेस आती है, कई प्रकार से हो सकता है। या मान लीजिए ऐसे एलिमेंट जो कि पॉपुलेशन का हिस्सा थे वो एक्सक्लूड हो गए हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बैचनेस रहेगा। फ्रेम मतलब कि सैंपल लेने वाले कितने लोग तक हमारी पहुंच है, हाँ, जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं स्टडी के लिए। बायस इज डिफेक्ट, ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बैच बैच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर को अगर आपको कम करना है,
देन व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे हम सैम्पलिंग एरर को कम कर सकते हैं या सैम्पलिंग फ्रेम को, सॉरी सैम्पलिंग बायसनेस को। एनीबडी, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि सैम्पलिंग एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, पॉपुलेशन तो वही रहेगी, सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप पॉपुलेशन तो बढ़ा नहीं सकते ना। सी, आपके पास 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं, अब यही आपके पास है, तो सैंपल आपने 10 लिए थे जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इस पॉपुलेशन को, इसी वजह से एरर आया ना। तो आप जो 10 सैंपल लिए हैं जो कि सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी पॉपुलेशन के, तो आपने क्या किया, सैंपल को बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर जो है, से मान लीजिए 30 रेड पेन है और 70 ब्लैक पेन है। आपने इसमें से निकाला, 10 पेन निकाले, ठीक है, और 10 के 10 मान लीजिए रेड आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी की सभी जो 10 पेन है सैंपल जो है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक भी थे। अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, जैसे आपने इसमें 30 ले लिए, टोटल 30 सैंपल लिए, 30 सैंपल लिए पूरी पूरी पॉपुलेशन में से, अब कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक पेन भी आएंगे, तो आपको पता रहेगा कि जो है इसके अंदर ब्लैक पेन भी है और रेड पेन भी है। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो सैंपल है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को। तो नंबर ऑफ सैंपल हम बढ़ा सकते हैं फ्रॉम दी पॉपुलेशन, तो जनरलाइज करने में आसानी होगा। ठीक है। क्या आंसर होगा, सी वाला ना। क्लियर है सभी को। इन द रिसर्च inclined toward the interpretism, the appropriate research approach could be। In the research inclined toward interpretation, क्या बोल रहे हैं, appropriate research approach could be आवाज नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा तेज बोलिए। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब क्या होता है, एनीबडी। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि द रिसर्च इंक्लाइन टुवार्ड द इंटरप्रेटिज्म, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी रिसर्च है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पैराडाइम है इंटरप्रेटिज्म का उसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें माना जाता है कि जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है। जैसे आप जो क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसमें जो है हम जैसे मान लीजिए जो लोग होते हैं, वो जो क्या परसीव करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उनके ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं, डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, तो क्वालिटेटिव हम रिसर्च वहाँ पर यूज करते हैं। तो जो आपका इंटरप्रिटेशम है, ये क्या होता है, ये इसमें माना जाता है कि जो रियलिटी है इज अ वेरी सब्जेक्टिव एंड दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी कैन से, जो रिसर्चर है, जो सोशल वर्कर है, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं बदल सकता है, या बदल बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस हो सकता है। किसी पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव जो होता है वो पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो रियलिटी होती है वो सब्जेक्टिव होती है। जैसे कि इंटरव्यू करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई पर्सन का अपना व्यू अलग हो सकता है, किसी चीज को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, उसके पास जो नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज होता है, उसके आधार पर उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है। जो रियलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं पर्सन के खुद के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस हो जाती है, एंड दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है। या कोई डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का एनालिसिस 10 लोग करेंगे, तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इन दी रिसर्च इंक्लाइन टुवर्ड्स इंटरप्रिटिज्म, द अप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच कुड बी, दैट वुड बी क्वालिटेटिव। क्या आंसर होगा, हाँ ये है। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को, लोगों के या किसी फिनोमेना को स्टडी करते हैं, लोगों के परसेप्शन को जानना चाहते हैं, उनका अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को, थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द पार्टिसिपेशन, थ्रू द डॉक्यूमेंट एनालिसिस करके, किसी भी रूप में।
और जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, जहाँ पर हम जो डेटा होता है उसको क्वांटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेटरी रिसर्च जनरली हम क्वालिटेटिव में ही करते हैं। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन जहाँ पर होता है लोगों का, जहाँ पर जैसे एज ए रिसर्चर आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसी विलेज के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी होता है कि आप केवल ऑब्जर्व करते हैं, उसका हिस्सा नहीं होते हैं। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी या किसी कल्चर को स्टडी करना, उसको समझना, उसके लिए पार्टिसिपेशन रिसर्च या पार्ट होता है क्वालिटेटिव। इम्पिरिकल बेस्ड स्टडी, बिल्कुल आप जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, इम्पिरिकल बेस्ड स्टडी। मिक्स मेथड में हम मल्टीपल, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, डिटेल में आपको बता देंगे कितने प्रकार का होता है मिक्स मेथड। ठीक है, अभी आंसर आपका बी हो जाएगा आंसर।